जब कोरोना से हर तरफ हाहाकार मचा हो, ऑक्सीजन की कमी से हर तरफ मरीज दम तोड़ रहे हो, ऐसे समय में राजनीति होने लगे तो देश के लिए इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं। और वो भी तब जब इन कमियों को लेकर खुद प्रधानमंत्री इस पर सलाह मशवरा कर रहे हों। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादा कोविड प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी बात रखी। लेकिन जब बारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आई तो इस मीटिंग का रुख ही पलट गया। खुद पीएम को प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए सीएम को टोकना पड़ा। एक मैं कहना चाहूंगा। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। दरअसल पीएम मोदी के साथ हो रही मीटिंग को सीएम केजरीवाल ने लाइव प्रसारित कर दिया था। हालांकि पीएम के टोकने के बाद उन्हें इन हाउस मीटिंग के प्रोटोकॉल तोड़ने का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत ही हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। इस पर बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इस मंच का इस्तेमाल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आप और बीजेपी दोनों पर सवाल उठाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक जिस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में हो रही थी उसमें उद्दंडता दिखाकर निश्चित तौर पर यह बता दिया कि वो स्वभाव से अराजक हैं, वृत्ति से अराजक हैं और संवेदनशील मामले में भी जिसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अपनी परंपराएं हैं, उसको तोड़ने में भी कहीं कोई संकोच नहीं करते। ऐसे इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक स्तर ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ जनता को जागरूक भी करना चाहिए। तो मोदी सरकार को खुद ही इस तरह की बैठकों को सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को इसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जनता की भागीदारी होनी चाहिए और जनता को पूरी तरह से जागरूक रखना चाहिए कि सरकार क्या कदम उठा रही है और बैठकों में क्या निर्णय लिए जा रहे हैं। तो यही पारदर्शिता है, यही ट्रांसपेरेंसी है। पीएम के साथ मीटिंग का प्रोटोकॉल तोड़ना गलत है। इस घटना में केजरीवाल की मंशा भी राजनीतिक हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दिल्ली और देश भर में ऑक्सीजन और बाकी सुविधाओं की कमियों के कारण जिंदगी बचाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे संकट काल में क्या राजनीतिक नफा नुकसान की चिंता करना उचित है? क्या सत्ताधारी दल की भी ये जिम्मेदारी नहीं कि वो ऐसे मुद्दों पर खामोश रहे और व्यवस्थाएं बनाने पर जोर दे? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कोरोना बड़ा या राजनीति। सवाल काफ़ी बड़ा है और बीते कुछ समय से लगातार पूछा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये एक ऐसा वक्त है जब सभी को, और ये बड़ी जिम्मेदारी इसमें सत्ताधारी दल की है, यानी केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, उसकी नेतृत्वकर्ता बीजेपी है। ये जिम्मेदारी उसकी बहुत अधिक है कि वो तमाम राजनीतिक दलों को साथ लेकर चले और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी मुख्य अपोजिशन पार्टी की है। कांग्रेस की हम बात कर लें और तमाम उन राजनीतिक दलों की बात कर लें जो राष्ट्रीय राजनीति के दायरे में भी आते हैं और रीजनल पार्टी के तौर पर भी वो राज्यों में एक शक्ति हैं। लेकिन यहाँ भी ये देखा गया कि एक दूसरे के साथ एक ऐसी प्रतिस्पर्धा सामने आई जो प्रतिस्पर्धा हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति भी समझ में आती है। ये मौका न कुछ छिपाने का है और न ऐसी किसी जानकारी को सामने लाने का है जिससे देश की जनता में घबराहट और बेचैनी पैदा हो, लेकिन ये जानना भी देश के लोगों का अधिकार है कि वस्तु स्थिति क्या है। क्या हम वो तमाम चीज़ें जो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हैं उनको समय पर, और अगर थोड़ा वक्त भी लग रहा है तो भी क्या हम एक निश्चित समय सीमा के भीतर वो तमाम इंतज़ामात करने में सक्षम हैं, कॉम्पिटेंट हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। कई बड़े सवाल हैं और इस देश ने बार बार बताया है अतीत में भी कि जब भी संकट आया है तो दुनिया की ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बहुत ताकत के साथ अपने बड़े और विराट और उदार स्वरूप के साथ सामने आई है।
आज इसी मसले पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा जी, सीनियर लीडर कांग्रेस की, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, उनका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं रीना सक्सेना जो प्रवक्ता हैं आप पार्टी की, उनका स्वागत है। और नेहा बग्गा जी हैं युवा नेता बीजेपी की और प्रवक्ता, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अलका जी, मैं एक टिप्पणी आपकी लेकर आगे बढ़ता हूं, फिर बाकी मेहमानों की तरफ आऊँगा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने अतीत के कई उतार चढ़ाव देखे हैं और सीनियरिटी में वो निश्चित तौर पर सबसे वरिष्ठ पार्टी है। और बहुत सारे उतार चढ़ाव, चाहे वो राजनीतिक इतिहास से जुड़े हों या चुनौतियों से जुड़े हों, जैसी चुनौती अभी है, किस तरह देखती हैं आप? आज का घटनाक्रम भले ही बहुत बड़ा ना हो, लेकिन ये हमारे राजनीतिक दलों के आपसी समन्वय की तरफ इशारा करता है। सवाल बड़ा यही है, देश बड़ा है, चुनौती बड़ी है, सियासत उसके आड़े नहीं आनी चाहिए। जी अलका जी। शरद जी, जो नजरिया कांग्रेस को लेकर आपका है, अगर जो आज सत्ताधारी है उनका भी होता तो ये समझता था मिलकर लड़ रहे होते। बिल्कुल, कांग्रेस दिल्ली में मैं बैठी हूँ इसलिए दिल्ली और देश की बात करूं तो हम विपक्ष है। विपक्ष आज नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कौन सच्चाई और हकीकत बताएगा? उदाहरण है, अनुभव है हमारे पास लंबा। आज छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार 7 अप्रैल को, वहां पर भी बहुत ऑक्सीजन का क्राइसिस था दिल्ली की तरह। 7 अप्रैल को उन्होंने जो ऑक्सीजन सप्लायर हैं, बनाते हैं, इन एक्सपर्ट की मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा आप लाइसेंस दीजिए। बघेल सरकार ने लाइसेंस दिए। उस समय 7 प्लांट नहीं थे हमारे पास। आज छत्तीसगढ़ में 28 प्लांट है। 2 प्लांट पूरी तरह मेडिकल ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसलिए वहां किल्लत नहीं है। लेकिन दिल्ली के अंदर एक साल में 6 प्लांट बनने थे, एक भी प्लांट नहीं है। किसको दोष दें? केंद्र को दोष दें, दिल्ली को दोष दें? बात तो यही है कि ताली 2 हाथ से बजनी थी। केंद्र में भाजपा, दिल्ली में जो है वो केजरीवाल सरकार है। आप 1000 10,000 बिस्तर तो दिखा रहे हैं, अभी भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बिस्तर दिखा रहे हैं। हमने 20,000 बिस्तर बढ़ा दिए, लेकिन उन बिस्तरों के साथ ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे, डॉक्टर दवाई नहीं दे पा रहे, एम्बुलेंसेस खत्म है। आप समझ रहे हैं? तो हमें पूरा 1 साल केंद्र दिल्ली सरकार का ही छत्तीसगढ़ ने काम किया, मिला था। आपने गवा दिया वो साल। और केंद्र की बात करूं तो बिल्कुल 6 राज्यों के चुनाव पिछले 6 महीने में हुए हैं। आज वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपी है, $1.3 बिलियन पीएम केयर फंड में आया। 50,000 वेंटिलेटर खरीदने थे, ऑक्सीजन प्लांट लगने थे, कुछ नहीं हुआ, वो पड़ा हुआ है। और आज मुख्यमंत्री की जो प्रधानमंत्री जी से बैठकें हुई है, बहुत उम्मीद थी। इनकी आपस में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल ने अपना स्कोर करने के लिए क्या किया, मोदी जी ने क्या कहा? लोगों को नजर है कि क्या ऑक्सीजन मिलेगी इस मीटिंग के बाद? सच्चाई ये है, नहीं मिल रही है अभी भी ऑक्सीजन की सप्लाई, क्योंकि जो सप्लाई चेन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिख कर दिया, मेरे पास ऑक्सीजन है, ले लीजिए। लेंगे कैसे? सड़क के रास्ते से जब तक आएगी लोग दम तोड़ चुके होंगे। उसके लिए वायुसेना के जहाजों को खड़ा किया गया, लेकिन खाली टैंकर कहीं है, ऑक्सीजन कहीं है। इन दोनों का तालमेल कराना जो है वो नेशनल पॉलिसी के तहत होना चाहिए था। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बहुत देर कर दी, नहीं समझ आया। 70,000 करोड़ का दिल्ली का अपना बजट था, उस 70,000 करोड़ में हम नहीं बता पा रहे कि 2020 और 21 में कितने वेंटिलेटर थे उस समय और आज कितने हैं। उस समय कितने आईसीयू बेड थे और आज कितने हैं। उस समय कितने ऑक्सीजन प्लांट थे और आज कितने हैं। उस समय भी 0 थे, आज भी ऑक्सीजन प्लांट 0। जी बड़ा सवाल लेकिन अभी भी अधर में टंगा है कि क्या हम इस चुनौती से सीखेंगे, और सीखेंगे इसलिए क्योंकि देश सबसे बड़ा है। ये बात, ये दावा हर राजनीतिक दल करता है और ये सच है कि देश सबसे बड़ा है। देश बड़ा है तो फिर हमारे स्वार्थ क्यों छोटे होते आते हैं और ये हमें भी छोटा बनाते हैं? क्योंकि देश की जनता, माननीय राजनीतिक दलों, आपको देख रही है, बहुत गौर से देख रही है, आपके बारे में राय भी बना रही है। और निश्चित तौर पर यह घड़ी ऐसी है कि आप अपने, मैं ये नहीं कहूँगा नंबर बढ़ाने का समय है ये, लेकिन आप जनता के सामने अपनी पवित्रता, अपनी सैंक्टिटी के साथ सामने आ सकते हैं। मैं चलूँगा आप पार्टी की तरफ। रीना सक्सेना जी, बहुत संक्षेप में आपने सुनी बात अलका जी ने जिन मुद्दों को, रीना जी अभी हमारे साथ नहीं है, एक छोटी प्रतिक्रिया मैं ज़रूर लूँगा भारतीय जनता पार्टी से। नेहा बग्गा, क्या कहेंगे आप? अलका जी की बात सुनी आपने। शरद जी, जो अभी क्राइसिस जिस प्रकार के चल रहे हैं, अभी सबसे ज्यादा जरूरत है कि मानवता जो है वो हम जगा के रखें। मैं बिल्कुल किसी भी प्रकार की तू मैं नहीं जाऊंगी। शरद जी, अगर आप दिल्ली की तरफ नजर उठाकर देखेंगे
तो दिल्ली में आपको कई सारे ऐसे युवा नजर आ जाएंगे, जिसमें मैं आपको कांग्रेस पार्टी, भाजपा, अन्य दलों के भी कई युवा बता सकती हूँ, जो अपने अपने तरीके से सिलेंडर भी मुहैया करा रहे हैं, कोई अपनी गाड़ी बेचकर मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहा है, कोई खाना उपलब्ध करा रहा है, कोई प्लाज्मा एकत्रित कर रहा है, कोई ब्लड डोनेशन करवा रहा है। तो तमाम सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर हमें इस तू मैं की राजनीति में पढ़ना है, तो ये कोरोना का जो क्राइसिस है, ये मानवता पे सबसे ज्यादा असर करेगा। ये आज जो घर में बच्चा बैठा हुआ है ना, आप हम सब अडल्ट्स हैं, हम इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। जब हम पे इतना प्रभाव पड़ रहा है, तो आप उस बच्चे के बारे में सोचिए। अगर उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि उसके जीवन पे आज संकट आ गया है, या उसके परिवार वालों के जीवन पे संकट आ गया है, अगर वो कोरोना के जाल में फंस गए, तो वो कभी लौट कर नहीं आएंगे, या हमारे पास, हमारी सरकारों के पास पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, या केंद्र और राज्य की सरकारें लड़ रही हैं, तो ये स्थिति जो आज है, इससे कई ज्यादा भयावह हो जाएगी। आज केंद्र सरकार अपनी तरफ से जितना सहयोग हो सकता है उतना सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है, अगर उसमें लाइव चला देता है, तो आज जनता बिल्कुल बैठकर ये जरूर सोचेगी कि वो जो लाइव चलाया गया, वो आखिर किसका पैसा खर्चा हुआ, जिन चैनल्स पर उस लाइव को चलाया गया, क्या इसकी उपयोगिता कहीं पर कोविड केयर में नहीं की जा सकती थी? ये एक सवाल अपनी तरफ जरूर है। पर घर पे बैठा हुआ व्यक्ति आज हम आपको चैनल पर लड़ते हुए नहीं देखना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि यहाँ पर बैठकर कांग्रेस भाजपा की बात करे और भाजपा कांग्रेस शासित राज्यों की बात करे। जहां पर क्राइसिस है, हाँ क्राइसिस है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये महामारी है। और जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें चूक हम सबसे हुई है। अगर कांग्रेस ये सोचती है कि उसने बहुत अच्छा कर लिया सारा कुछ, जहां पर राज्य में अगर भाजपा की सरकार है तो मुख्यमंत्री खराब है, और अगर राज्य में इनकी सरकार है तो प्रधानमंत्री खराब है, तो ये स्ट्रैटेजी और ये पॉलिसी, शरद जी मैं माफी चाहती हूँ कि कम से कम कोविड के समय ना चलाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अनेक युवाओं के नाम बता सकती हूँ, और कांग्रेस से श्रीनिवास जी हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हमें आज उनको एक्नॉलेज करने की आवश्यकता है, हमें एकजुट आने की आवश्यकता है। एकजुट होने की जरूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम एकजुट हैं, क्या हम एकजुट नजर आ रहे हैं, और क्या अलग अलग एक फेडरल स्ट्रक्चर पे हम बहुत गर्व करते हैं, ये हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी ताकत है बेहिचक, लेकिन क्या हमने ये दिखाने की कोशिश की है? क्योंकि ये सवाल पिछले साल भी उठा था जब श्रमिकों का पलायन शुरू हुआ था, और ये आरोप लगे थे कि संबंधित जो राज्य हैं उन राज्यों में जब वो श्रमिक पहुंचता है तभी उसकी खैर मकदम की बात होती है। ये सवाल है, माफ़ कीजिएगा, ये शायद ये मौका मौजूद नहीं होगा इन सवालों को उठाने का। दिनेश जी, किस तरह देखते हैं आप हमारे संविधान के प्रोविजंस को भी, और उनके बीच में केंद्र राज्यों के संबंधों को भी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि पेंडेमिक के इस दौर में किस तरह से पक्ष और विपक्ष साथ चलें, और कहाँ कमजोरी और कमी आप महसूस करते हैं? जी, हमारा जो संवैधानिक सिस्टम है उसमें जनता के अलावा कुछ भी नहीं है। जनता का शासन है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। इसमें ना तो केंद्र बड़ा है ना राज्य बड़ा है, इसमें जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इस पूरे मामले में कोई भी राज्य यदि वो चाहे कि एक स्वतंत्र निर्णय ले ले, वो मध्य प्रदेश सोचे कि मैं पूरी उड़ीसा से ऑक्सीजन ले लूं और दिल्ली को कुछ नहीं जाने दूं, तो शायद ये हमारे जो सिस्टम है उसके अनुसार नहीं है। जब राष्ट्रीय आपदा आती है तो केंद्र समन्वयक की भूमिका में होता है। तो केंद्र की भूमिका कहीं ना कहीं इस जो दूसरा कोविड काल है, जो दूसरा लहर है, इसमें हमने उतनी एग्रेसिव नहीं देखी जो हमने फर्स्ट फेज में देखी थी। जो पिछले साल जिस तरह से केंद्र सरकार ने सारे राज्यों के साथ जो जिस तरह के डायरेक्शन और जिस तरह समन्वय किया था, कहीं ना कहीं हमने ये महसूस किया कि नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के पक्ष में कोई केंद्र ने काम किया हो, कांग्रेस के क्या विपक्ष की भूमिका आपको कंस्ट्रक्टिव लगी उस तरह से, क्या या आपने सभी में कमजोरी पाई? नहीं, देखिए, विपक्ष की भूमिका जो है, विपक्ष की भूमिका है मुद्दे उठाने की। एक जो नई राजनीति चल गई है कि विपक्ष को सवालों के घेरे में खड़ा करना। भाई, विपक्ष का काम है वो जनता की आवाज बने, सत्ता पक्ष का काम है वो जनता की आवाज बने। यदि जनता की आवाज नहीं सुनी जाएगी, जनता कोई सड़क पर खुद आके थोड़ी चिल्लाएगी। कोई लीडर होता है उसका, वो विपक्ष का नेता भी हो सकता है, सत्ता पक्ष का भी हो सकता है। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है और सरकार का काम है उसको जनता की मांग के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराना। जी, जनता की मांग को विपक्ष उठाता है, ये दिनेश जी का कहना है। रीना जी, एक छोटा कमेंट आपका, ख़ासतौर से जो केजरीवाल साहब से, मैं नहीं कहता उनसे बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन दूसरी बार का मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण बैठक को लाइव कर देते हैं
ऐसा कुछ कोई गोपनीयता प्रावधानों का उल्लंघन हो गया, लेकिन ये चीज कुछ समझ नहीं आती है। बहरहाल मैं समग्र एक आपका कमेंट चाहूंगा। जी हाँ जी जी, जय हिंद। रीना जी बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, जब अभी केजरीवाल जी ने जब पिछली बार कोरोना शुरू हुआ था तो बड़ा दिल रख के बड़े हाथों से कि जो भी चाहे किसी भी प्रदेश का मरीज वहां आके, क्योंकि सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां पे, स्वास्थ्य सेवाएं उनको उठा के कर सकता है, तो ऐसे बड़ा हाथ बढ़ाया था। आज जब दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट है तो उस समय में सिर्फ जबकि उन्होंने माफी मांग ली है, हो गई होगी मिस्टेक से, ये विषय खत्म है, मगर ये विषय एक बहुत बड़ा नहीं है। अभी विषय मुद्दा है सबसे बड़ा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपलब्धता, क्योंकि दिल्ली में लोगों में बीमारी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि दिल्ली में बाहर से आने वालों की संख्या ज्यादा होती है, वहां पे जो है, जबकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं और सब कुछ है, मगर जब तक हम ऑक्सीजन नहीं देंगे कोरोना पेशेंट को, आपको पता है कि कोरोना में मरने वालों का मेन जो है वो है ऑक्सीजन की कमी। इसी वजह से जब कोरोना काल में पिछली साल उन्होंने ऑक्सीजन के लिए कि जांच करे, घर पे बैठ के आदमी रहे, सुरक्षित रहे, तो ऑक्सीमीटर उन्होंने घर घर वितरित किया था जी। तो जो चीज जिससे दूर हो सकती है, हम मौत की आंकड़ों को कम कर सकते हैं, टाल सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक रिक्वेस्ट थी प्रधानमंत्री से, जैसा कि अभी बीच में चल भी रहा था कि उनको हरियाणा में बात करी कि उन्होंने रोक लिया था ट्रक, है ना, तो ये इस समय ऐसे अमानवीय व्यवहार ये जनता के साथ में हो रहे हैं, किसी सरकार के साथ में नहीं हो रहा है। यहाँ ये दिल्ली, केंद्र, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस देखने से ज्यादा जरूरी है भारतीय जनता, हिंदुस्तान की जनता इस समय कोरोना से तड़प रही है। बेहिचक मैं आता हूं आपकी तरफ, रीना जी मैं आता हूं। अलका जी, आप देश की राजधानी में हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति से भी बहुत गहरा सरोकार आपके राजनीतिक करियर के आरंभ में आपका रहा है। मुझे एक सवाल का उत्तर देने की कोशिश में बाकी मेहमानों की तरफ भी आऊँगा। हम फेडरल स्ट्रक्चर हैं और ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिस पर ढेरों सवाल हैं, लेकिन क्या आप ये महसूस करती हैं, मैं इसको कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन आपसे उम्मीद करूंगा कि मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हम बीते 2 दशकों से आगे बढ़े, या इसके पहले भी जाइए आप, दक्षिण में नदी को लेकर, कावेरी को लेकर विवाद जिस तरह से सीमावर्ती राज्यों में होते रहे, हमें क्या ये और इंटेंस होकर समझने की जरूरत है कि हम एक माला के मोती हैं, हमें और ज्यादा एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना है और ज्यादा इंटेंस करना है, कोहेसिव होना है एक दूसरे को लेकर? बिल्कुल। देखिए शरद जी, ये जिस महामारी से पूरा देश गुजर रहा है ना, देश की सरकार हर घर में बैठा बच्चा है, परिवार है, भाई है, बहन है, एक आदर्श स्थापित कर सकता था कि एक परिवार, एक देश एक साथ, आपदा जब आती है एक परिवार पर तो कैसे आगे बढ़ता है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ना मुखिया की होती है कि वो मुखिया धागे की तरह सबको कैसे एक सूत्र में पिरो कर रखता है। दुख की बात है, जैसे दिनेश जी ने कहा, वो विपक्ष की भूमिका को समझ रहे हैं। विपक्ष पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हम सत्ता में हैं, वहां पर भी तो विपक्ष है, महाराष्ट्र में भी विपक्ष है, देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से बोलते हैं, है ना, तो हम वहां विपक्ष को देशद्रोही नहीं बता रहे, उन्हें नहीं कह रहे कि आप राजनीति कर रहे हैं। आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, क्योंकि भाजपा के रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, हमारे भूपेश बघेल जी को लगा उन्होंने 15 साल छत्तीसगढ़ चलाया, अनुभव है, उनसे बुलाया, उनसे राय मशुरा किया और उन्हें राय दी आपस में, और छत्तीसगढ़ में आज 28 ऑक्सीजन के प्लांट है। लेकिन दिल्ली में अगर हम बैठते हैं तो कहते हैं कि राजनीति कर रही है। अगर दिल्ली केंद्र की सरकार को पूछे या दिल्ली में केजरीवाल को पूछे कि क्या किया आपने, क्यों एक प्लांट नहीं लगा पाया आप, है ना, तो ये तो कमियां थी। अगर हम कमियां नहीं बताएंगे, विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, हम नहीं, क्योंकि ये हम नहीं ऑक्सीजन मांग रहे, हमें वेंटिलेटर नहीं चाहिए, ये लोग मांग रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप समझ रहे हैं, हम सप्लाई चेन को दुरुस्त करने की बात कर रहे थे, जो आज डॉक्टर त्रिहान ने प्रधानमंत्री जी की मीटिंग के बाद कहा, आपको ये चेन, सप्लाई चेन, देश को एक सूत्र में बांधना है, कहाँ ऑक्सीजन है तो कहीं वेंटिलेटर है तो उन्हें पहुंचाना है। आपने सुनी अलका जी की बात, ये सुझाव है, जिसे सकारात्मकता
से लेना चाहिए। ये नहीं राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने राज किया तो अनुभव है, वो अनुभव आपको दे रही है कि भलाई होगी इसमें। नेहा जी निश्चित ही शरद जी, मेरा भी ये मानना है कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विपक्ष जो है वो सवाल उठाए, पर जहां तक सवाल उठाने की बात है वहां तक तो मैं सहमत हूँ, पर हर बात पे आप कटाक्ष करेंगे, अगर कोई उत्तर कहेगा तो आप दक्षिण कहेंगे, तो ये बार बार होना और रिपीटेडली एक ही चीज को एक ही पैटर्न से दोहराना, इस पे सवाल उठाए जाते हैं। इससे पूछा जाता है कि जहां पर देश हित की बात हो, जहां पर देश का एकत्रित होने की बात हो, वहां पर भी आप खड़े हो जाते हैं। आप देखिए, अभी छत्तीसगढ़ की मिसाल दी जा रही थी शरद जी, क्या ये बोलना अच्छा होगा कि आप भूपेश बघेल जी के आने के बाद कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, अलका जी उसका एक नंबर दे दें। पूर्व की रमन सिंह सरकार ने कितने लगाए थे, उसका एक आंकड़ा दे दें। शरद जी आप देखिए, दिल्ली की हम जो बात कर रहे हैं, मुझे रीना जी का संदर्भ समझ में नहीं आया। ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए केजरीवाल जी को लाइव क्यों जाना पड़ गया, मैं इसकी कनेक्टिविटी नहीं समझ पाई। नेहा, कुछ अलका जी कुछ जोड़ना चाह रही हैं जो आपने सवाल खड़ा किया। जी अलका जी, बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल, नेहा ने सवाल उठाया, 15 साल की रमन सिंह की भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ में कुल 8 प्लांट थे, कुल 8 इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट थे, और भूपेश बघेल जी ने अपने मात्र 3 साल में उसे 8 से 27 कर दिया है, और 27 में अब ऑक्सीजन बन रही है, और 2 में पूरी तरह से मेडिकल ऑक्सीजन बन रही है। ये मैंने नहीं, भूपेश बघेल जी ने ट्वीट करके अभी जानकारी दी, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस दिए, इसलिए ये प्लांट आए अपना एग्जिस्टेंस में और आज बना रहे हैं। शरद जी देखिए, ये जो पैंडेमिक का समय है ना, जब लॉकडाउन केंद्र लगाता है तो यही कांग्रेस खड़ी हो जाती है कि लॉकडाउन जो है वो स्टेट को आप जिम्मेदारी दे दीजिए। ठीक है, जब स्टेट से उसकी जिम्मेदारी, जब जिम्मेदारी स्टेट पर दे दी जाती है तो कहते हैं कि आप सेंट्रलाइज रखिए। जब वैक्सीन भेजी जाती है राज्यों के पास, तो ये छत्तीसगढ़ ही वह राज्य है जहां पर 2 महीने तक कोवैक्सीन को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि उस पर राजनीति करनी होती है, हमारे वैज्ञानिकों पर सवाल उठाना होता है, उसमें पानी मिलाया हुआ बताना होता है। तो हर बात पर अगर आप दो फाड़ होकर खड़े होंगे तो मुझे लगता है कि कोरोना की लड़ाई से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहां पर आपकी सरकारें तो भाजपा के लिए वैसे भी हुआ है मुश्किल, हथियार डाल चुके हैं, जनता लड़ रही है कोविड से, सरकार नहीं लड़ रही। क्यों नहीं महाराष्ट्र में अपनी नाकामी को स्वीकार करते, छत्तीसगढ़ में अपनी नाकामी को स्वीकार करते, राजस्थान में, पंजाब में दवाइयों और इंजेक्शन की कालाबाजारी जमाखोरी करते हुए पकड़े गए, मैं कुछ नहीं होगा, FIR हो गई है, कार्रवाई हो रही है महाराष्ट्र में। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दवाइयों की कालाबाजारी जमाखोरी करते हुए पकड़े गए हैं। कंपैरिजन जो है वो कभी भी, अब एक राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री अगर ये करेगा तो आप सोच लीजिए, सवाल ये है छोटा मोटा जो है जमाखोरी कालाबाजारी। मैं दिनेश जी की तरफ आ रहा हूँ, दिनेश जी की तरफ आ रहा हूँ। जो अब तक रेजोनेंस मैंने आपकी आवाजों में सुना है, उसी को मैं सवाल के तौर पे पिरो के दिनेश जी की तरफ ले जा रहा हूँ। दिनेश जी, प्रेमचंद की कहानियों का अंत बड़ा सुखांत होता है। पंच परमेश्वर या तमाम राजनीति की पेचीदा गलियां हैं, और हर पेचीदा गलियां में हर फैसला दिमाग से होता है। जो शेर है कि अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दें। राजनीति की मुश्किल यह है कि दिल से डिसीजंस नहीं होते, लेकिन फिर भी ये मौका भी है पूरी दुनिया को ये बताने का कि हम बड़ी डेमोक्रेसी क्यों है। इसमें बड़ा दिल प्रधानमंत्री का भी, और बड़ा दिल राहुल गांधी का भी, बड़ा दिल अरविंद केजरीवाल का भी, बड़ा दिल भूपेश बघेल जी का भी, बड़ा दिल शिवराज सिंह चौहान का भी। क्या कहेंगे संक्षेप में? शरद जी, लोकतंत्र में पहली नैतिक जिम्मेदारी सत्ताधारी दल की होती है। उसकी जो जनता है, उसके जो लोग हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करना और उसको जो है बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। और जो भी हाथ बढ़ाना है वो सत्ताधारी दल को बढ़ाना है, कि वो राहुल गांधी की तरफ हाथ बढ़ाता है कि आप सहयोग करिए, या अरविंद केजरीवाल की तरफ बढ़ाता है। ये पहल करनी पड़ेगी। जैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की थी कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, कल कई राज्यों ने तो बुलाई भी नहीं। तो ये जो है आप फिर कैसे होगा जब आप आपदा में सब लोग साथ बैठ के फैसला नहीं करेंगे? तो मुझे लगता है कि हम पूरी दुनिया में एक आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो हमें अपनी दलगत भावना और एजेंडे से ऊपर उठकर इस आपदा से निपटना होगा, जो बहुत गंभीर है, और अभी हम गंभीर मोड़ पर ही खड़े हुए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे लगता है कि
आज़ादी के बाद जब रोमांटिसिज्म हमारा, मैं रोमांटिसिज्म शब्द सही न लगे तो आदर्शवाद का इस्तेमाल बेहिचक हम कर सकते हैं, उसी दौर की एक फिल्म थी जिसका एक बड़ा चर्चित गीत था, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। डेमोक्रेसी या फेडरल स्ट्रक्चर में भी यही एक व्यक्त या अव्यक्त लाइन राजनीति के क्षितिज पर या आकाश पर बहुत साफ तौर पर लिखी हुई है। इसको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको गढ़ना ही पड़ेगा, इसको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। खुद नरेंद्र मोदी जी को मुस्कुराना होगा, राहुल जी को मुस्कुराना होगा, क्योंकि चुनौती है, मानवता कराह रही है, पीड़ा में है, और इस समय कोई नहीं चाहता कि हमारे माननीय सियासतदान राजनीति करते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।